स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि भारत में किस तरीके से संविधान का एक बेस तैयार किया गया, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो शुरुआत से बात करेंगे। सन 1600 ईस्वी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की और सन 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में ब्रिटेन की महारानी ने इन व्यापारियों को भारत से व्यापार करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया, मतलब अधिकार पत्र दे दिया कि आप जो है भारत से व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने उस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम दे दिया और उस कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में व्यापार करती रही और यहाँ से सस्ते दरों पे माल खरीद के वहाँ पे महंगे दरों पे बेच के काफ़ी ज़्यादा लाभ कमाने लगी और कई तरीके का शोषण जो है हर क्षेत्र में शोषण करने लगी, कारीगरों का, किसानों का और जो यहाँ के राजा महाराजा थे उन सभी के साथ उनका काफ़ी शोषणकारी नीति रही। फिर उसके बाद इनका जो है दबदबा बढ़ता गया और इन्होंने 23 जून सन 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति, क्योंकि इन्होंने सेना भी तैयार करके रखी थी, क्योंकि इनका कहना था, इनका मानना था कि हम व्यापार कर रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं, कॉलोनियां बना रहे हैं, तो इसके सुरक्षा के लिए हमारे पास फौज भी होनी चाहिए। ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ये किसी भी के लिए भी, किसी भी पर्सनल व्यक्ति के लिए भी बहुत अनिवार्य है कि कितना भी धन दौलत कमाओ, सब कुछ कमाओ, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए अपने कुछ रणनीतियां भी बना के रखो। तो उन्होंने बना के रखी थी। वो राजाओं को एक दूसरे के साथ लड़ाते थे, फूट डालो और राज करो, ये उनकी नीति थी। तो जब उन्होंने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया, और सिराजुद्दौला हारे कैसे, जो कि बंगाल के नवाब थे, वो अंग्रेजों के टैक्स न चुकाने और बहुत सारे व्यवहारों से वो संतुष्ट नहीं थे, तो अंग्रेज उनको हटाना चाहते थे गद्दी से, जिससे उनके सेनापति मीर जाफर जो था उसको अपनी तरफ मिला लिया अंग्रेजों ने और उसने गद्दारी की। और जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसने अपनी सेना को लड़ने नहीं दिया और उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया गया और गद्दी पे मीर जाफर को बैठा दिया गया, जो कि एक पिट्ठू था, मतलब पूरा का पूरा जो काम था वो अंग्रेज ही देखते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी और वो जो है एक नाम मात्र का शासक ही बन के रह गया था। ठीक है, तो इतना हुआ। और उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में इनको जीत मिली और जब जीत मिली तो इनका दबदबा जो है, मतलब ये जो है राजनीति में अपना कहने का मतलब पैर जमाने लगे और हस्तक्षेप करने लगे। तो इनके बढ़ते हुए इस राजनीतिक पावर को देखकर जो ब्रिटेन के सम्राट थे उन्होंने कई सारे अधिनियम अपनी संसद में बनवाए। उन्हीं वही अधिनियम जो बनाए स्टेप बाय स्टेप, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग पिट्स एक्ट हो गया और बहुत सारे एक्ट बनाए और यही एक्ट जो बने यही हमारे भारतीय संविधान का बेस बनता चला गया। तो उसी क्रम में इसमें कई दो एक वीडियोज हैं, वो देख सकते हैं कि इस एक्ट के पहले कौन कौन से एक्ट उन लोगों ने बनाए, मतलब ब्रिटिश संसद ने बनाए इनके ऊपर अपना दबाव बनाए रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो उसी में अब देखते हैं कि एक और अधिनियम बनाया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। उस अधिनियम का नाम था भारतीय शासन अधिनियम 1858। ठीक, भारतीय शासन अधिनियम 1858 बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। तो अंग्रेजों का जो शोषणकारी नीति था और जो हड़प नीति थी उनकी,
बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जो कि हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं के लिए बहुत ही नुकसानदायक थी। किसानों के लिए, कारीगरों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर तरीके से उन्होंने शोषण करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ की जो जनता थी और जो शासक वर्ग था, सामंत वर्ग था, सभी उससे असंतुष्ट थे। तो उनके मन तो आप जानते ही हैं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था और मंगल पांडे ने स्टार्ट किया। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मतलब बहुत सारे महान वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा और उसमें जो है चूंकि संगठन न होने की वजह से वो क्रांति असफल हो गई। तो लेकिन इससे हुआ क्या कि अंग्रेजों को बहुत बड़ा झटका लगा कि अगर इसी तरीके से क्रांति होती रही, और चूंकि ये क्रांति हुई क्यों थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो खराब प्रशासन की वजह से हुई थी, लोग असंतुष्ट थे, इसलिए क्रांति कर दी। ठीक है, तो इसको सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद ने, वहाँ के सम्राट ने ये भारतीय शासन अधिनियम 1858 को पारित करवाया। अब इस 1858 के भारतीय शासन अधिनियम में देखते हैं कि कौन कौन से सुधार किए गए जिससे कि आगे उस तरीके की क्रांति जैसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। जो इस भारतीय शासन अधिनियम 1858 के पहले जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, उसके द्वारा एक बोर्ड बनाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित ये एक एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा एक बोर्ड बनाया गया था। वो बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। तो पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा, और ये किस लिए बनाया गया था? ये भी कंपनी के शासन के ऊपर मतलब अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस पिट्स इंडिया एक्ट को बनाया गया था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कहने का मतलब एक बोर्ड बनाया गया था जो कि ये बोर्ड करेगा क्या, ये बोर्ड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण रखेगा। लेकिन ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने में सफल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसी वजह से इस भारतीय शासन अधिनियम 1858 लाने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कहने का मतलब 1858 के पहले कंपनी के शासन पर, कंपनी के ऊपर कौन नियंत्रण रखता था, तो बोलेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो उसमें कुछ सदस्य होते थे, वही मैनेज करते थे। उसके बाद दोहरी शासन व्यवस्था जो थी, कहने का मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी और उसने बहुत सारे कई राज्यों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, तो वहाँ इसने शासन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब शासन स्टार्ट कर दिया तो इसकी जो नीति थी वो बहुत ही शोषणकारी थी, बहुत ही कष्टकारी थी। मतलब दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि वो व्यापार भी करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी और शासन प्रशासन का काम भी करती थी। इसी को कहा जाता है दोहरी शासन व्यवस्था, जिसके तहत क्या हुआ कि न वो ढंग से शासन नहीं कर सकी। उसका मेन काम था क्या, व्यापार करना, उससे लाभ कमाना। तो वो उसके करने के लिए वो शोषण करती थी, किसानों का, कारीगरों का, सभी मतलब सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। तो उसकी जो व्यवस्था थी वो क्या थी, उत्तरदायहीन। कहने का मतलब वो जो है किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती थी कि हमारी जो है जनता के प्रति या हमारे राज्य के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो उनको तो लाभ कमाने से मतलब था। तो ये जो कहने का मतलब जो कंपनी थी उसका जो शासन था वो बहुत ही उत्तरदायहीन था। उसके बाद असुविधाजनक थी। कहने का मतलब कंपनी का जो शासन था वो बहुत ही असुविधाजनक था। उसमें किसी प्रकार की जनता को, व्यापारियों को, कारीगरों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी, शोषणकारी नीति होने की वजह से। और क्लेशकर, कहने का मतलब बहुत ही कष्टदायी इनकी नीतियां हुआ करती थी, जो कि किसी को भी किसी के लिए भी उपयोगी नहीं होती थी, और बहुत ही जटिल इनका प्रशासन हो गया था। ठीक है, तो इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से जो है 1857 की ये क्रांति उस समय हुई थी। मैंने अभी बताया कि किस वजह से क्रांति हुई थी, तो इसी वजह से हुई थी क्योंकि कंपनी जो शासन कर रही थी उसका मेन उद्देश्य शोषण करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना था, वो किसी भी तरीके से, जो कि राज्य के हित में नहीं थी। और क्रांति होती 1857 की। ठीक है,
फिर उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश के जो सम्राट थे उन्होंने सोचा कि अब जो है कंपनी का शासन समाप्त करना होगा और वहाँ पे कुछ दूसरी व्यवस्था लागू करनी होगी, वरना हम भारत को अपने नियंत्रण से खो देंगे और इसी तरीके की क्रांति होती रहेगी। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। ब्रिटिश संसद ने 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया, जिसको कि एक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, एक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार अधिनियम 1858 इसको बोला गया। और इसमें ये कहा गया कि इस अधिनियम के जरिए जो है सीधा सा नियंत्रण, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा। कंपनी का केवल काम रह जाएगा व्यापार करना। अब सीधा जो शासन का काम होगा वो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत तो आएगा, और जिस तरीके से इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन जो है अच्छे तरीके से चलाया जाएगा। तो कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये बन सकता है क्वेश्चन कि किस अधिनियम के तहत या किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके उसको ब्रिटिश टाउन के हाथ में रख दिया गया। तो बोलेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त करके उसका प्रशासन की जिम्मेदारी सीधा ब्रिटिश काउंट के अंडर में आ गई और उसको सम्राट को सौंप दिया गया। इसी अधिनियम के तहत भारत सरकार अधिनियम या भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तो जो कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ठीक ढंग से प्रशासन करने में सफल नहीं थे और कंपनी के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए, तो इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद जब ये समाप्त हो गया तो किसी न किसी को तो मतलब कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और यहाँ का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी तो दी जाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया, भारत के राज्य सचिव की अध्यक्षता में भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें कि 15 सदस्य होते थे। 8 सदस्य जो होते थे वो ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे और जो 7 सदस्य बचते थे वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मतलब संचालक मंडल के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इस तरीके से 15 सदस्य हो जाते थे और उस यहीं पे ही भारत सचिव नामक पद का निर्माण किया गया और उसके बाद भारत राज्य सचिव का निर्माण किया गया। और जो ये राज्य सचिव होता था मतलब भारत परिषद में जो राज्य सचिव होता था वो होता था ब्रिटिश संसद का या ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था, उसी को ही भारत सचिव का पद दे दिया जाता था और इसकी अध्यक्षता में जो है कंपनी के ऊपर प्रशासन और राज्य के ऊपर प्रशासन किया जाने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस एक्ट में एक बात और निकल कर आती है कि गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, मतलब भारत के। लेकिन अब जब भारतीय शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया तो उसमें जो है गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रथम वायसराय कौन थे, तो बोला जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए अब गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था जब वो कहने का मतलब ब्रिटिश राज्यों का विधायी कार्य कर रहा होता है या ब्रिटिश राज्यों के एक मुखिया के रूप में कार्य कर रहा होता है, एक प्रशासक के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो उसको गवर्नर जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गवर्नर जनरल। लेकिन जब वही व्यक्ति जब गवर्नर जनरल ही ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राज्यों के साथ कोई व्यवहार करता था तो उसको वायसराय कहा जाता था। मतलब अगर वो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कोई कार्य करता है तो उसको वायसराय कहा जाएगा। और जब वो ब्रिटिश प्रांतों जो ब्रिटिश राज्य बना लिए गए थे, कहने का मतलब जिन राज्यों के ऊपर
अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था, उसका जब वो काम करता था तो वो गवर्नर जनरल कहलाता था। ठीक है। अब एक चीज और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है। तो इसी एक्ट के तहत भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत ही, कहने का मतलब जब इनको वायसराय बना दिया गया लॉर्ड कैनिंग को, तो इन्होंने किया क्या कि जो कहने का मतलब जो प्रशासन करने का काम होता था उसमें विभिन्न प्रकार के विभाग होते थे। ठीक है। जैसे आजकल कोई भी सरकार बनती है तो उसमें शिक्षा विभाग अलग होता है, लोक निर्माण विभाग अलग होता है, और गृह मंत्री मतलब प्रशासन का पुलिस विभाग अलग होता है, तमाम प्रकार के विभाग होते हैं। तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया गया, कहने का मतलब मंत्री बना दिया गया, उसका एक मुखिया बना दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की स्थापना की। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो इतनी सारी चीजें। हाँ, और एक चीज और है, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी ने एक अधिकार पत्र जारी किया भारत से के प्रशासन से संबंध में। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो भारतीयों के हितों में थी, तो इसलिए उसको जो मैग्ना कार्टा बोला जाता है, मतलब अधिकार पत्र बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बिल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा था कि उन्होंने भारतीयों के बारे में कुछ सोचा और उनके लिए कुछ अधिकार प्रदान किए। तो इसको भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, जो कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी द्वारा जारी किया गया था। तो इतने सारे चीज़ें जो है भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत बदलाव आए, तो आप देख सकते हैं। और कहने का मतलब अब ये अधिनियम हो गया। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी और इसके आगे वाले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसके आगे वाले अधिनियम के साथ मिलेंगे। इससे पहले आपको चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक अवश्य कर दिया करें, कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और व्हाट्सएप ग्रुप और अदर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।